साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल पिछले 12 वर्ष से आगरा से कर पत्रिका प्रकाशित हो रही है, नाम है कर जानकारी। उसका प्रबंध संपादक हूं मैं। जैसा मैं हर वीडियो में अपना परिचय देता हूं, एक राष्ट्रीय स्तर संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। और मैं समय समय पर आपके समक्ष जीएसटी एक्ट और आयकर एक्ट के बारे में अपनी बात रखता रहता हूं। और आप उसको पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं उन सदस्यों से अनुरोध करूंगा, अपने साथियों से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को, उसको वह सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आपकी समस्याओं को अपने शब्दों में रखता रहूं और पत्राचार के माध्यम से केंद्र सरकार या राज्य सरकारों तक पहुंचा सकूं। साथियों, जुलाई 17 से जब जीएसटी लागू हुआ, उसी समय से अधिवक्ता भाइयों में एक असंतोष फैला हुआ है कि जीएसटी में अधिवक्ताओं को महत्व नहीं दिया गया है। मैं मानता हूं, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं हूं। माल एवं वस्तु नियमावली 2017 के नियम 81 में उपनियम 2 में अधिवक्ताओं का उल्लेख किया गया है कि अधिवक्ता उसमें अपनी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन इस नियमावली में ये एक लाइन या 2 लाइन लिखी गई हैं, उसमें एक लाइन और लिखी जानी चाहिए कि इस अधिनियम में, इस नियमावली के अंदर भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 का भी समावेश रहेगा। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे को ज़रूर अपनी बात यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स लिखते हैं उसमें लिख के भेजें। साथियों, वैसे तो अगर आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंदर आप एनरोल्ड हैं और आपने उस एक्ट को जो आपके लिए बनाया गया है उसको भी अध्ययन किया होगा, तो इस मामले में मैंने एक यूपी टैक्स बार के पूर्व अध्यक्ष हैं, बनारस के निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता का अवार्ड तो नहीं दिया, लेकिन वो यूपी के सम्माननीय माननीय अधिवक्ताओं में इनकी गणना होती है। अधिवक्ता BN रॉय साहब, उनके आर्टिकल कर जानकारी में 2 बार छप चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 32 में इस बात का उल्लेख है कि अधिवक्ता प्रत्येक स्तर के सक्षम न्यायालय में अपने मुवक्किल की तरफ से पैरवी करेगा। अब सक्षम न्यायालय तो जीएसटी के अधिकारी का भी जो सुनवाई होती है वो भी न्यायालय है, तो उसमें अपने आप में सो मोटिव कहा जाए इसको, ये एक्ट जो है अधिनियम 1961 जो है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 अपने आप में जो उद्देश्य है, अधिवक्ताओं को अधिकार जो देता है वो पूरा करता है। लेकिन अभी 22 तारीख को फिरोजाबाद में एक संभागीय कर अधिवक्ता फोरम मैनपुरी की बैठक हुई थी, जिसमें यूपी टैक्स बार के अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता जी, महामंत्री श्री सौरभ सिंह गहलोत जी, भी अन्य अधिवक्ता लोग शामिल हुए थे और काफ़ी अच्छी चर्चा रही उसमें। मुझे भी इसमें अपनी बात रखने का अवसर मिला था। मैंने भी इसमें बात कही थी। दूसरी बात हमें ध्यान देना होगा, सरकार को भी ध्यान देना होगा इस बात पे कि क्रिमिनल पैनल कोड की धारा 139 केवल अधिवक्ताओं को यह अधिकार देती है, एन एडवोकेट कैन वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट। वो अधिकार देती है कि एक अधिवक्ता किसी भी प्रपत्र को, दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है। तो साथियों, मेरा मानना ये है कि जीएसटी नियमावली 2017 के अंदर भारतीय अधिवक्ता अधिनियम 1961 का समावेश होना चाहिए। एक इसी बैठक में 22 तारीख को बैठक के मैंने जो उल्लेख किया है, उसमें आगरा के एक मेरे साथी हैं एडवोकेट APS तोमर साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नियम पारित किया गया है कि अधिवक्ताओं को हर 5 साल में सर्टिफिकेट प्रैक्टिस को लेना होगा, जिसमें पिछले 5 साल का उनको जो उन्होंने बाद में सुनवाई करवाई है, बाद के लिए जो पैरवी करी है, उनका उल्लेख करना होगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है उनका
कि सब जीएसटी के अंदर ऑनलाइन काम हो रहा है और वकालतनामा लगता नहीं है, तो वो अपने को कैसे प्रमाणित करेंगे कि हमने जीएसटी के अंदर अपने क्लाइंट का ओर से पैरवी की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि बार काउंसिल का नियम कहीं भंग तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जीएसटी के अंदर जब से लागू हुआ है तब से काफ़ी स्तर पर फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं। अब वो सही हैं गलत हैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन उसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स को अरेस्ट भी किया गया है। व्यापारियों को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि व्यापारियों ने किया और उनके संरक्षण में किया या देखरेख में किया या अनभिज्ञता में किया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अब साथियों प्रश्न उठता है कि जो टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने फ्रॉड किया, आईटीसी का लाभ लिया जो कि फर्जी था विभाग के अनुसार। अभी ये जो पकड़े गए उसमें ये भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि वो फर्जी थे या सही थे, आईटीसी क्लेम हुआ है। लेकिन साथियों प्रश्न ये उठता है कि ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी, ये कोई भी सबमिट कर देगा, विभाग ने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद में वो किसी अधिवक्ता के पास गया, किसी टैक्स प्रोफेशनल के पास गया और उसने अपना मंथली रिटर्न दाखिल कराना चालू कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि विभाग ने बिना जांच पड़ताल के उसको पंजीयन आवंटित कर दिया और उसका मंथली रिटर्न अधिवक्ता या टैक्स प्रोफेशनल दाखिल कर रहा है, तो जिम्मेदारी टैक्स प्रोफेशनल पर या अधिवक्ता पर कैसे आ जाएगी। आपको ध्यान होगा बिक्री कर अधिनियम 1948 के अंदर और वैट अधिनियम 2008 के अंदर भी अधिवक्ताओं को जो पार्टी पंजीयन के लिए अप्लाई कर रही है उसको वेरिफिकेशन का राइट था। इस पर विवाद रहता है कि वैट में ये राइट नहीं था, उसमें लिखा हुआ था एनीवन कैन वेरीफाई, लेकिन वेरीफाई तो था ना उसके अंदर, लेकिन जीएसटी में तो वेरिफिकेशन भी नहीं है। कोई भी जगह ऑनलाइन पंजीयन अप्लाई करे विभाग उसको दे देगा, उसके बाद में अब उस पर निगरान चालू होगी और वो धरपकड़ होगी कि साहब अधिवक्ता ने दाखिल किया रिटर्न इसलिए अधिवक्ता जिम्मेदारी हो गई या टैक्स प्रोफेशनल की जिम्मेदारी हो गई। मैं इस प्रक्रिया से सहमत नहीं हूँ, आपकी भावनाएं से मैं सहमत हूँ कि आप लोग जो उठा रहे प्रश्न, तो मेरा एक जो मेरे साथी हैं, मेरी कोर कमेटी कह लीजिए, सलाहकार समिति कह लीजिए या मेरी टीम बनी हुई है, उसमें बुलंदशहर के दीपक गोयल जी हैं, केएम तिवारी साहब हैं नोएडा के, आशुतोष सिंघल हैं हापुड़ के, मैं स्वयं और फिरोजाबाद का संदीप बंसल जी। अभी नोएडा में पिछले महीने 11 तारीख को एक वैसे ही चर्चा हो रही थी, उसमें बहुत अच्छा प्रश्न रखा गया, सुझाव रखा गया कि जीएसटी पोर्टल पर जो नियम 81 में जो प्रोवाइड किए गए हैं अधिकृत व्यक्ति CACS एडवोकेट्स एनीवन कैन सबमिट हु इज़ रिटायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट इन गुड कंडीशन, और कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि, 4 ऑप्शन रखे गए हैं। तो मेरा सरकार से मांग है, मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूँ कि पोर्टल पर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि वो CACS है तो जिसका एनरोलमेंट नंबर जो संस्था से दिया जाता है उसका उल्लेख पोर्टल पे आना चाहिए। ऐसे ही अधिवक्ता जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोल्ड है उसका भी एनरोलमेंट नंबर उस पर आना चाहिए, जिससे करदाताओं में एक जिम्मेदारी बने और अधिवक्ता जो एक प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारी COP के वक्त में हमारी क्या स्थिति बनेगी, उसमें भी सहायक होगा। और बात आती है जो 3 और 4 में है कि एनी पर्सन हु इज़ रिटायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट इन गुड कंडीशन, वो पैरवी कर सकता है, एक अधिकृत प्रतिनिधि कर सकता है। तो इन दोनों के लिए मेरा एक जो GST एक्ट में भी दिया हुआ है कि GSTP का एक व्यवस्था दी हुई है कि वो परीक्षा पास करके एज ए प्रैक्टिशनर वो रजिस्टर्ड कराएगा अपने आप को और वो रिटर्न्स वगैरह या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सबमिट कर सकता है। तो हमारा मांग है, हम पत्र बारे में लिख रहे हैं सरकार को कि एक पोर्टल पे इस तरह का कॉलम डेवलप करना चाहिए जिसमें जो एनरोलमेंट है, चाहे CIA का है, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है या किसी भी GSTP का है, उसका एनरोलमेंट नंबर उसमें आना चाहिए,
जिससे अधिवक्ताओं का, टैक्स प्रोफेशनल का जीएसटी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट हो। तो साथियों, यदि मेरी बात से सहमत हैं आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप कर जानकारी जो पास की पत्रिका है उसको सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, बुक कराना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर है 9410664214 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ अगले वीडियो तक। और मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरी सुनें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो को मेरी, जिससे मैं अपनी बात रखने के लिए उत्साहित रहूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।